वो नौजवान मुझसे कहने लगा कि परेशान मत हो, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। दरअसल मैं भी एक मुसाफिर हूँ और यहाँ से गुजर रहा था। तूफ़ान की शिद्दत का सामना ना कर पाया और ये मकान नज़र मुझे जब आया तो इस मकान के अंदर आकर मैंने पनाह ले ली। ये लालटेन मैंने ही जलाई है ताकि रोशनी और गरमाइश दोनों का इंतज़ाम हो सके। मैं अंदर कमरे में गया हुआ था ताकि कोई बिस्तर वगैरह ढूंढ सकूं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं है। लगता है सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया। उस नौजवान की बात सुनकर मैंने उससे बताया कि मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ और ये मकान हमेशा खाली रहता है। आज पनाह लेने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं भी तूफ़ान की शिद्दत से बचने के लिए यहाँ पर आई हूँ। नौजवान ने हैरत से मुझे देखा और कहने लगा, अगर तुम इसी गांव की रहने वाली हो तो तुम पनाह लेने के लिए इस मकान में क्यों आई हो? अपने घर पर क्यों नहीं गई? उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर उदासी छा गई, जिसे उसने गौर से देख लिया था और कहने लगा, यकीनन इसके पीछे तुम्हारी एक दुख भरी कहानी है। बाहर तूफान आया हुआ है, अंदर इस मकान में हमने पनाह ली हुई है। रात काफ़ी लंबी है, चलो ऐसा करो तुम मुझे अपनी कहानी ही सुना दो। वैसे भी मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, ये काफ़ी दिलचस्प काम होता है। सुबह होने तक मैं तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। उस वीराने में वैसे भी नींद आने का इम्कान नहीं है। उम्मीद है कि सुबह तक तूफान थम जाएगा और हम उस मकान से जिंदा सलामत बाहर निकल सकेंगे। मुझे तो यहाँ के जंगली जानवरों से बेहद डर लगता है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में एक खूंखार किस्म का कुत्ता मैंने देखा था। बड़ी मुश्किल से उससे जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता? उन जंगली जानवरों से वो दीवार से सर टिकाते हुए मगन अंदाज से मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, मैं तो यहीं पर पैदा हुई हूँ और यहीं पर पली बड़ी हूँ। हाँ, कभी कभी डर लगता है क्योंकि अकेली रहती हूँ। जैसे इस घर में दाखिल हुई थी उस वक्त भी चंद पल के लिए डर लगने लगा था। वैसे आप मेरी कहानी क्यों सुनना चाहते हैं? मेरे सवाल पर उसने मुझसे कहा कि बस वैसे ही तुम्हारे बारे में जान भी लूँगा और वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे भी मैं मुसाफिर हूँ और सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। क्या पता दोबारा कभी हमारी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन ये मुलाकात हमें सारी ज़िंदगी याद रहे। बस इस रात को यादगार बनाने के लिए मैं तुमसे तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। वो बड़ी दिलचस्पी से बातें कर रहा था। कुछ लम्हों के लिए तो मैं अपना अकेलापन और गांव वालों की बेहिसी भूल चुकी थी और उसकी बातों के शहर में खो गई थी। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू की और कहा कि मेरी कहानी बहुत दुख भरी है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें सुना देती हूँ। मैंने एक लालटेन की तरफ निगाह की और उसकी मध्यम लो को देखते हुए अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मेरा नाम कुलसूम है। मैं इसी गांव में पैदा हुई थी। बहुत छोटी थी तो अपने माँ बाप को खो दिया था। होश संभाला तो अपने आसपास सिर्फ अपनी दादी माँ को देखा। दादी माँ ने मेरी तरबियत की और मेरा ध्यान रखा। वो काफ़ी बूढ़ी थी और अक्सर बीमार भी रहा करती थी, लेकिन अपने बुढ़ापे के बावजूद वो मुझे संभाल रही थी। अपनी तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने मुझे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। आसपास के लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मैं एक झोपड़ी में ही पैदा हुई थी। दादी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पक्का मकान बना लेती, इसलिए झोपड़ी बनाकर उसी में रह रही थी। जब मैं स्कूल जाती तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते और कहते, तू तो झोपड़ी में रहने वाली है, तेरा स्कूल में क्या काम है? अपनी दादी की तरह लोगों की खिदमत ही कर। दादी के अलावा तेरा इस दुनिया में है कौन? तू भी उनकी तरह ही लोगों की खिदमत करेगी तो यहाँ स्कूल क्यों आ रही है? वही काम कर, क्योंकि वक्त ज़ाया कर रही है तो स्कूल आकर। तुझ जैसे लोगों के लिए स्कूल नहीं बने। स्कूल में बच्चे मेरा खूब मजाक उड़ाते कि मैं बेहद गरीब हूँ, रहने के लिए घर भी नहीं है। सबकी नफ़रत सहते सहते मैं थक सी गई थी। दादी माँ से पूछती कि सब लोग हमसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं, तो दादी माँ ने मुझे बताया, हम गरीब हैं, हमारा कसूर सिर्फ इतना सा है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो असल में बेहिस होना है। जो गांव के सारे लोग हैं, सालों से ये हमसे नफ़रत करते हैं। इनकी कोशिश है कि हम इस गांव से निकल जाएं, इसलिए हर तरह से हमें तंग करते हैं और सताते हैं। लेकिन बेटी, कभी सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ना। मेरी दादी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उनकी सारी दुनिया थी और मेरे लिए माँ बाप, बहन भाई सब कुछ मेरी दादी अम्मा थी। वो रोज़ बरोज़ बीमार पड़ती जा रही थी। उनकी बीमारी मुझे परेशान कर रही थी। मैंने सिर्फ 5वीं जमात तक ही पढ़ाई थी और दादी अम्मा की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको अकेले घर पर छोड़कर
स्कूल जाने को मेरा दिल नहीं मानता था, इसलिए मैंने जिद करके कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी बल्कि आपके पास रहूंगी। लोगों के खेतों में काम करके मैं दादी अम्मा पैसे कमाती थी। दादी अम्मा की जगह मैंने खेतों में जाना शुरू कर दिया। मैं अभी बच्ची थी लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से ज़्यादा काम करती थी और लोग मेरी मजबूरी का बेहद फ़ायदा उठाते, मुझसे बहुत ज़्यादा काम लेते और पैसे बहुत कम देते थे। दादी माँ का इलाज करवाने के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। उन्हें हर वक्त सीने में दर्द रहता था। जब भी उन्हें ज़्यादा दर्द होता तो वो मुझसे कहती, तेल गरम करके मालिश कर दो, और मैं तेल गरम करके मालिश कर देती। मैं जानती थी कि वो इस तरह से ठीक नहीं होंगी। शदीद ख्वाहिश के बावजूद मैं उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकती। गांव में एक डिस्पेंसरी बनी हुई थी। एक दिन दादी माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई, वो सांस नहीं ले पा रही थी। मैं भागकर डिस्पेंसरी में गई और वहाँ की डॉक्टरनी से कहा कि मेरी दादी माँ बहुत बीमार हैं, आप जल्दी से आकर उन्हें चेकअप कर लें। गांव के लोग वहाँ पर मौजूद थे। कहने लगे, नहीं, तुम हो कौन जिसे डॉक्टरनी चेकअप करे? हम यहाँ कब से बैठे हैं। अच्छी बात है तुम्हारी दादी माँ टपक जाएं, तुम भी इसके साथ इस दुनिया से चली जाओ। बोझ तो कम हो हमारी दुनिया से कम बोझ हो तुम हम लोगों पर। लेकिन डॉक्टरनी नेक दिल थी। उसने लोगों को खामोश रहने को कहा और कहा कि मरीज को देखना मेरा फ़र्ज़ है, आप लोग यहीं पर रुकें, मैं कुछ देर में आती हूँ। कैसे बेहिस लोग हैं आप। ये कहकर वो मेरे साथ मेरी झोपड़ी में आई और मेरी दादी माँ को चेकअप किया। मुझसे कहने लगी, बेटी ये बात मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, इसलिए तुम्हें बहुत हौसला रखकर मेरी बात सुननी होगी। तुम्हारी दादी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उनके बचने के इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें सब सच सच बता रही हूँ। हम कुछ दिन दवाइयों के सहारे इन्हें ज़िंदा तो रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन ये जी नहीं पाएंगी। बेशक हम इन्हें शहर के अस्पताल ले जाएं, तब भी कोई इम्कान नहीं है। इनका मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बर वक्त इलाज ना करवाने की वजह से ऐसा हुआ है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मैं इन्हें डिस्पेंसरी में ही रखूँगी और इनकी देखभाल खुद करूँगी। मैं जानती हूँ गांव के लोग तुम लोगों को पसंद नहीं करते और वो तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि मैं उन्हें डिस्पेंसरी में रखूँ। तुम अकेले रह लोगी ना? डिस्पेंसरी में ज़्यादा जगह नहीं है। दिन के वक्त बेशक तुम झोपड़ी में रहना, रात में तुम डिस्पेंसरी में ठहर जाना। डॉक्टरनी की बात मैंने मान ली। वो दादी माँ को अपने साथ लेकर डिस्पेंसरी चली गई। गांव के लोगों ने जब उसे देखा तो कहने लगे, तुम इस बुढ़िया के लिए हमें नज़रअंदाज कर रही हो, हम तुम्हारी शिकायत सरकार से करेंगे। लेकिन इस डॉक्टरनी ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि अगर तुम लोगों ने अब मेरा काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर काम करना ही छोड़ दूंगी। बहुत नेक डॉक्टरनी थी वो। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।